नमस्कार दोस्तों, आज हम साहित्य के जिस युग की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है आदिकाल। हालांकि अलग अलग समीक्षकों द्वारा इसको भिन्न भिन्न नाम प्रदान किए गए हैं इसकी कालगत प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर। तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि किस किस समीक्षकों ने क्या क्या नाम प्रदान किए हैं इसको। इसके बाद हम सबसे पहले जैसा कि देखते हैं प्रत्येक युग के साहित्य में कि उस युग में तत्कालीन परिस्थितियां क्या थीं, क्योंकि उन तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव ही उस युग के साहित्य पर पड़ता है। तो हम ये देखेंगे कि आदिकाल के समय की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थीं। फिर हम आदिकाल की संवेदनागत विशेषताएं पढ़ेंगे, संवेदना पक्ष पढ़ेंगे, उसके बाद हम शिल्प पक्ष पढ़ेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे कि आदिकाल की परवर्ती कालों को क्या देन है, आदिकाल को क्यों हिंदी साहित्य का पूर्वज बोला जाता है, ये भी पढ़ेंगे। साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक काल में बहुत सारी प्रवृत्तियां, बहुत सारी धाराएं साथ साथ चलती हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां भी विद्यमान रहती हैं, परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां भी साथ साथ चलती हैं। तो आदिकाल में ऐसी कौन कौन सी विरोधी प्रवृत्तियां हैं जो साथ साथ चल रही हैं, हम यह भी देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि अलग अलग समीक्षकों द्वारा इसको अलग अलग नाम प्रदान किया गया है। जैसे कि हम देख लेते हैं कि मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है इसको। मिश्र बंधुओं ने इसको बोला है प्रारंभिक काल बोला है। इसको क्या कहा है? प्रारंभिक काल कहा है। तो जॉर्ज गियर्सन है, आप देखेंगे जॉर्ज गियर्सन है, उसने क्या बोला है इसको? उसको बोला है चारण काल। चारण काल क्यों बोला है? क्योंकि इस समय की जो रासों काव्य है, अधिकांश रासों काव्यों की रचनाएं जो है उसको किसने लिखा है? उनको चारण ने लिखा है, चारणों ने लिखा है। चारण का मतलब ये कौन से कवि होते थे? ये दरबारी कवि थे। ये दरबारी कवि हुआ करते थे जो कि गाथाएं गाते थे अपने राजाओं की, और अपने राजाओं की कैसी प्रशंसा करते थे? अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे। इस तरह का वर्णन करेंगे कि युद्ध में साक्षात इनसे शिव नहीं जीत सकते, दुर्गा के समान युद्ध करते हैं, या भोग में कामदेव से भी ऊपर हैं, दान में दधीचि और कर्ण से भी ऊपर हैं। इस तरह की वर्णन करेंगे राजा को प्रसन्न करने के लिए, ताकि राजा प्रसन्न होकर उनको अधिक जागीर दे, दान दे, धन दे। इस तरह के वर्णन पढ़ेंगे, इसलिए इसको जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल कहा है। तीसरा देखेंगे आप महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या बोला है इसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग को क्या बोला है? उन्होंने बोला है इसको बीज वपन काल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परवर्ती काल की जितनी प्रवृत्तियां हैं वो सब इस काल में बीज रूप में विद्यमान है। यहाँ पर वो बीज रूप में विद्यमान है और बाद में वह वृक्ष के रूप में फलीभूत हुई है, इसलिए इसको बोला उन्होंने बीज वपन काल। फिर आते हैं आचार्य शुक्ल पर। आचार्य शुक्ल ने इसको क्या बोला है? आचार्य शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें ऐसे ग्रंथों की संख्या ज़्यादा है, ऐसी प्रवृत्तियों की संख्या ज़्यादा है जिसमें कि जो राजाओं की वीरता की प्रशंसा की गई है, वीरता का गुणगान किया गया है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। इसके बाद देखेंगे आप हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने इसको क्या कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको नाम दिया है आदिकाल, क्योंकि यह हिंदी साहित्य है उसका प्रारंभिक काल है, शुरुआती दौर है, इसलिए इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी है। और भी लोग हैं जैसे राम कुमार वर्मा, उन्होंने इसको क्या कहा है? सिद्ध सामंत युग कहा है, क्योंकि इसमें दो तरह का साहित्य मिलता है।
एक तो सिद्धों द्वारा लिखा गया, सिद्धनाथों द्वारा लिखा गया साहित्य, और दूसरा जो चारण कवि द्वारा सामंतों या राजाओं के प्रशंसा में लिखा गया साहित्य है, वैसा साहित्य मिला है। इसलिए राजकुमार वर्मा इस तरह का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारे लोगों ने ये आदिकाल नाम है, इस पर भी आपत्ति जताई है। बहुत सारे लोगों का मानना है, कई समीक्षकों का मानना है कि ऐसा लगता है इसके नाम से जैसे बाबा आदम के जमाने का बोध हो रहा हो। ऐसे भी कई लोगों ने टिप्पणी लिखी है, लेकिन जो सबसे मान्य नाम है इसका वो आदिकाल ही है। आदिकाल की समय सीमा क्या है? आदिकाल की समय सीमा ये है 1050 से 1350 ईस्वी, ये ईस्वी सन है, ये इसकी समय सीमा है। तो हम देख लेते हैं कि इस समय सीमा में उस समय की परिस्थितियां क्या थी, उस समय की प्रवृत्तियां क्या थी, ये हम देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। उस समय क्या थी? राजनीतिक अस्थिरता थी। क्यों अस्थिरता थी? राजनीतिक अस्थिरता इसलिए थी क्योंकि तुर्कों के आक्रमण बराबर हो रहे थे। तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे तो क्या होगा? युद्ध बड़ी संख्या में होंगे। वैसे भी राजपूत राजा आपस में भी युद्ध करते रहते थे, लेकिन इस समय आपस में युद्ध के साथ साथ बाहरी आक्रांताओं द्वारा भी बराबर हमले हो रहे थे, जिसमें बड़ी संख्या में युद्ध हो रहे थे। और जब युद्ध होगा तो युद्ध समय में क्या होगा? वीरता का महत्व स्वयं ही बढ़ जाएगा। उस समय जैसे आपने सुना ही होगा, मोहम्मद गोरी हुआ, तराइन के जो 2 युद्ध हुए थे, तो दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज इससे हार गया था, तो मोहम्मद गोरी हुआ, या महमूद गजनवी हुआ। महमूद गजनवी कौन था? लुटेरा था एक, जो गजनी से आया था। गजनवी, उस गजनी का राजा था वो, इसलिए उसका नाम के अंदर क्या है? गजनवी है। ऐसे गोरी कहाँ का राजा था? गोर का राजा था। गोर जगह अफगानिस्तान में पड़ती है, वहां का राजा था ये, इसलिए गोरी नाम दिया गया। वैसे इसका मूल नाम क्या है? शहाबुद्दीन है। ऐसे इसका मूल नाम क्या है? महमूद नाम है उसका। गजनवी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गजनी का रहने वाला था। तो इन सब आक्रमणकारियों ने, और भी ढेर सारे आक्रमणकारी आए, तो उन्होंने यहाँ पर हमले किए और यहाँ पर अपना शासन कायम किया, यहाँ के राजाओं को हराया। तो उस समय युद्ध बड़ी संख्या में हो रहे थे। युद्ध ज्यादा होंगे तो वीरता का महत्व ज्यादा होगा। क्योंकि जो चारण थे, जो अभी हमने पढ़ा चारण, तो चारण क्या थे? चारण जो कवि थे वो साथ साथ में क्या हुआ करते थे? सैनिक भी हुआ करते थे। और जो सैनिक हैं तो युद्ध क्षेत्र में क्या होगा? राजा के साथ लड़ने के लिए वो भी जाएंगे, वो भी युद्ध क्षेत्र में राजा के साथ लड़ने के लिए जाया करते थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जब वह स्वयं अपनी आंखों से युद्ध देख रहे हैं तो युद्धों का कैसा वर्णन करेंगे? युद्धों का सजीव वर्णन करेंगे। इसलिए इस समय की जो रचनाएं हैं, इस समय का जो काव्य है, उसमें युद्धों का बड़ा सटीक और सजीव वर्णन मिलता है, ये आप पाएंगे। और जब ये कवि कैसे हैं? दरबारी कवि हैं, राजा पर क्या है? आश्रित हैं। जब ये कवि राजा पर आश्रित हैं तो क्या करेंगे? अपने आश्रयदाता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करेंगे, अपने आश्रयदाता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करेंगे। आगे हम जब ग्रंथ देखेंगे उसमें से ये बात और स्पष्ट हो जाएगी अगली स्लाइड में। तो इस समय में आश्रयदाता राजाओं की खूब प्रशंसा मिलती है, क्योंकि उनके चारण कवि द्वारा की गई है, ऐसा आप पाएंगे। दूसरा, व्यवस्था कैसी थी? राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में क्या था? सामंतवाद था, सामंतवाद लागू था। सामंतवाद व्यवस्था कैसी होती है? सामंतवाद व्यवस्था ऐसी होती है कि इसमें एक बड़े, मान लीजिए देश है, इस देश को कई टुकड़ों में इस शासन की सुविधा के अनुसार बांट लिया जाता है। अब प्रत्येक टुकड़े पर एक सामंत शासन करता है, और एक तरह से सामंत अपने इलाके में कैसा होता है? स्वयंभू की तरह होता है। वह राजा के तो अधीन है, लेकिन अपने इलाके का वो राजा ही है, एक तरह से वो स्वयंभू है। अब इसमें समस्या क्या होगी कि मान लीजिए इधर से कोई व्यापारी है, वो अपना सामान लेके चला, जाना है उसको इस इलाके में, यहाँ पर जाना है, तो उसको कहाँ कहाँ से? इन सब राज्यों से होके जाना पड़ेगा उसको, इन सब इलाकों से होके जाना पड़ेगा। अब प्रत्येक इलाके में अलग अलग सामंत बैठा हुआ है, अलग अलग सामंत है, तो वो क्या करेगा? हर जगह, हर इलाके में, यहाँ से एंट्री, यहाँ टैक्स लगाएगा। फिर ये सामंत हुआ, यहाँ से एंट्री इसके जागीर में, तो वहाँ उन्हें टैक्स लगाया, फिर यहाँ उसने टैक्स लगाया। इस तरह टैक्स ज्यादा लगने से सामान क्या होता था? सामान हो जाएगा महंगा। जब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सामान बहुत महंगा हो गया, क्योंकि टैक्स की दर क्या हुई? कर की दर बहुत अधिक हो गई, तो सामान बहुत महंगा हो गया, तो सामान की बिक्री क्या होगी? प्रभावित होगी, कम होगा। तो सामंतवादी शासन में आप देखेंगे कि व्यापार क्या हो जाता है? व्यापार कमजोर हो जाता है। सामंतवादी व्यवस्था में व्यापार मंदा हो जाता है।
व्यापार कम पड़ जाता है। इसी वजह से राजस्व भी कम होता है सामंतवादी व्यवस्था में, क्योंकि राजस्व का क्या सोर्स बचा, जब व्यापार कम हो गया तो राजस्व का एकमात्र जो सोर्स है, जो एकमात्र बड़ा सोर्स है, वो क्या हुआ, भूमि। भूमि राजस्व का एकमात्र सोर्स है। और सामंत क्या है, अपने इलाके का स्वामी है, वह एक किले में रहता है और आसपास की भूमि पर वो पूरा नियंत्रण रखता है। और भूमिदासों द्वारा क्या होती है, कृषि की जाती है। जब भूमिदासों द्वारा कृषि की जाएगी तो कैसी परंपरागत ढांचे में सब बंधे रहेंगे, व्यापार हो नहीं रहा, शिल्प हो नहीं रहा, तो परंपरागत ढांचे में सब बंधे हुए, इसलिए यहाँ पर परंपराओं का ज्यादा महत्व होगा, धन का महत्व कम होगा। परंपराओं का महत्व ज्यादा होगा, आप देखेंगे। वंश और कुल का महत्व अधिक होगा, आप देखेंगे। वंश का महत्व ज्यादा है, कुल का महत्व ज्यादा है, परंपराओं का महत्व ज्यादा है। आप इसलिए देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था ज्यादा प्रखर रूप में इसमें सामने आएगी। नारियों की दशा कैसी हो जाएगी, हीन हो जाएगी, क्योंकि व्यवस्था गतिशील नहीं है, समाज गतिशील नहीं है। नारियों पर पाबंदी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियां और भी ज्यादा विकृत रूप में सामने आएंगी। तो ये सामंतवाद की देन है। सामंतवाद क्या होता है, ये इतिहास में आप अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने एक हल्का सा आइडिया यहाँ पर दिया आपको। तो यहाँ पर देखेंगे जब सामंतवाद लागू है, आप देख रहे हैं सामंतवाद लागू है, तो सामंत में क्या है, सामंत दो चीज करते हैं। तो विलास खूब करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी तो है नहीं, धन की कमी तो है नहीं, विलास खूब करते हैं और उनका ईगो बहुत होता है। छोटी छोटी बात पर झगड़ा कर देंगे। विवेक का भाव है इनके अंदर, विवेक का भाव है, क्योंकि इतना पढ़े लिखे लोग नहीं है, लड़ने में तेज हैं। और छोटी छोटी बात पर जब इनका ईगो क्लैश हो जाएगा तो मूंछों की लड़ाई होगी। जरा जरा सी बात पर इनका घमंड आड़े आ जाएगा और छोटी छोटी बात पर ये लड़ते रहेंगे, आपस में उलझते रहेंगे। आपस में उलझने से क्या होता है, इनकी शक्ति कम हो जाती है। इसलिए जब बाहर का कोई आक्रमणकारी आता है तो उसके सामने यह लोग टिक नहीं पाते हैं। नारी की हीन दशा, जैसे हमने देखा ये कि बंद समाज है, गतिहीन समाज है। समाज में क्या होगी, निर्धनता ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि बाकी उद्योग धंधे, शिल्प, व्यापार बंद है, सिर्फ कृषि पर निर्भरता है। और इससे क्या होगा, वर्ग भेद ज्यादा फैलेगा, परंपराओं का ज्यादा महत्व, जड़ता आ गई है समाज में। तो वर्ग भेद, चाहे वर्ण व्यवस्था हो, चाहे जाति व्यवस्था हो, चाहे लिंग भेद हो, ये सब भेद ज्यादा मात्रा में, ज्यादा विकृत रूप में सामने आते हैं। तो सामंतवाद हो गया। मूंछों को लड़ाई क्यों बोला गया है, विवेकहीन वीरता क्यों बोला गया है, क्योंकि इसका कोई महान उद्देश्य नहीं है। इस वीरता का महान उद्देश्य नहीं है कोई। ये आपस में तो शादी विवाह के लिए होगा कि किसी कन्या सुंदर देखी है तो वहां पर विवाह करना, उसलिए लड़ाई हो रही है, या इस तरह की आपस में घमंडे के वास्ते लड़ाई हो रही है। कोई ऐसी वजह या ऐसा कारण नहीं होगा जिसका उद्देश्य महान हो, नैतिक हो, नैतिक उत्कर्ष के कारण हो, किसी विशेष उद्देश्य के कारण ये लोग लड़ाई कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, अपनी स्वाधीनता या राष्ट्रीय भावना के कारण लड़ाई कर रहे हो। ऐसा नहीं मिलेगा आपको, इस तरह का विवेक नहीं मिलेगा। अगला बिंदु क्या है, तत्कालीन परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था की क्या है, हीन दशा होगी। क्यों इन्हें, क्योंकि अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। उद्योग व्यवस्था कम है, बहुत उद्योग धंधे कम है, शिल्प कम है, सिर्फ कृषि पर निर्भरता ज्यादा है। गतिहीन समाज होगा, क्योंकि जब व्यापार धंधे नहीं है तो शहरीकरण कम होगा। जब गांव में समाज बंद है तो गांव में समाज कैसा होता है, एक स्थिर समाज है, एक गतिहीन समाज है। वहां पता है कि जो लोहार का बेटा लोहार बनेगा, नाई का बेटा नाई बनेगा, और बाकी ज्यादातर लोग कृषि में जुड़े रहेंगे। तो इस तरह से समाज कैसी है, बंद अर्थव्यवस्था है, गतिहीन समाज है वहाँ का, गाँव का बंद अर्थव्यवस्था होती है, खुली अर्थव्यवस्था नहीं है। यहाँ पर एक गाँव अपने आप में पूर्ण इकाई है, स्वतंत्र इकाई है। इस तरह से वहाँ की व्यवस्था हुआ करती है। तो समाज कैसा होगा, गतिहीन होगा। आगे देखेंगे हम, आगे क्या है, धर्म का आडंबरपूर्ण रूप। जब परंपराओं को ज्यादा महत्व मिलेगा तो धर्म का रूप भी कैसा धीरे धीरे होता जाएगा, आडंबरपूर्ण रूप होता जाएगा। क्योंकि एक तो परंपराओं को ज्यादा महत्व, दूसरा विवेक का अभाव है। तो धर्म का रूप कैसा होगा, आडंबरपूर्ण होगा। सामंत भी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते हैं, कई बार तो देव की उपाधि धारण कर लेंगे, महावीर की उपाधि धारण कर लेंगे। इस तरह 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 की उपाधियां वो धारण करते हैं, दिखावा पसंदी ज्यादा होती है। और धर्म का रूप भी कैसा होता है, आडंबरपूर्ण होगा। तरह तरह से आडंबर प्रचलित हो जाएंगे समाज में। साहित्य में उसका प्रभाव क्या देखेंगे आप, धार्मिक रचनाएं खूब देखेंगी। फिर जब एक सीमा तक बढ़ जाएगा धर्म का आडंबर, तो कुछ लोग उसका विरोध भी करेंगे। तो ऐसी रचनाएं भी बाद में मिलती हैं जिसमें आडंबर और कर्मकांड का विरोध मिलता है। ये आप देखेंगे यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। समाज की स्थिति कैसी है, समाज की स्थिति ऐसी है, पतन की अवस्था है। पतन की अवस्था क्यों, समाज गतिशील नहीं है, वर्ग भेद बहुत बढ़ गया। आप चर्चा कर ही चुके हैं कि लिंगगत भेद, जातिगत भेद, वर्ण व्यवस्था के तहत भेद और भी कई तरह से भेद बढ़ गए हैं। उस वजह से समाज कैसा है, गतिशील नहीं है, पतन की अवस्था की तरफ जा रहा है। आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं।
आदिकालीन साहित्य की क्या विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। अच्छा, जब विशेषताएं देख रहे हैं तो मूल प्रवृत्तियों की ओर देखेंगे हम। मूल प्रवृत्तियों की ओर देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक ही देश काल में, एक ही समय काल में कई बार ऐसा होता है कि परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं, परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं। लेकिन यहाँ पर पहले हम उन्हीं प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे जो उस काल की विशेषताएं हैं, जिनका ज़्यादा प्रभाव है उस कालखंड में, तब उनकी जिक्र करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। बाद में हम और जो प्रवृत्तियां हैं, जो गौर प्रवृत्तियां हैं, जो विरोधी प्रवृत्तियां हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले हम जो मौलिक प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां हैं इस काल की, उसकी चर्चा करते हैं जो ज़्यादा हावी हैं इस कालखंड पर। पहले क्या देखते हैं? संवेदना पक्ष। जब भी कोई रचना या काल देखते हैं हम, तो उस काल के साहित्य का क्या देख लेते हैं? पहले संवेदना पक्ष देखते हैं, फिर देखते हैं शिल्प पक्ष। तो पहले हम संवेदना पक्ष देख रहे हैं, संवेदना की विशेषताएं देख रहे हैं। पहली विशेषता क्या है? आश्रयदाता की प्रशंसा। वो कौन सा युग है? चारण युग है। अधिकांश साहित्य किसने लिखा? चारणों ने लिखा है, कवियों ने लिखा है, जो दरबारी कवि हैं। तो वहां पर क्या मिलेगा? जिस राजा ने आश्रय दिया है, जिसने जागीर दी है, जिसने धन दिया है, उसकी प्रशंसा खूब मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये किसका? ये पृथ्वीराज रासो का छंद है, जो कि चंद्रवरदाई कवि ने लिखा है। चंद्रवरदाई किसके चारण कवि हैं? पृथ्वीराज चौहान के चारण कवि हैं। तो उन्हीं का छंद देखिए, पृथ्वीराज रासो का छंद कि उठिराज पथिराज बाघ मनो वीर नट। जो घोड़े की मान है, कितने वीर हैं, उस सब का वर्णन यहाँ पर मिलता है। एकदम देवताओं से तुलना की जाती है, इतनी प्रशंसा की जाती है अश्वदाता की। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि जैसे किसका है? पृथ्वीराज रासो का है छंद। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है, चंद्रवरदाई की रचना है। उसमें चंद्रवरदाई कैसे कवि हैं? चारण कवि हैं, दरबारी कवि हैं, पृथ्वीराज चौहान के। तब पृथ्वीराज चौहान का इसलिए उन्होंने वर्णन किया। इस छंद में देखिए, उठिराज पथिराज बाघ मनोवीर नट। पृथ्वीराज ने क्या किया? घोड़े की लगाम को संभाल लिया। फिर देखिए आगे, कढ़त तेग मन बेग। कढ़त तेग, तेग मतलब तलवार को कढ़त पर चला रहा है। कैसे? मन बेग। जितना गति से मन चलता है, मन की गति जितना तीव्र होती है, उस भांति वह तलवार चला रहा है, उतनी तेजी से तलवार चला रहा है पृथ्वीराज। यहाँ उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। देखिए, और कहत तेग मन बेग मनहु, कैसा लग रहा है? जैसे कि बीजू झट घट, जैसे कि आकाश में बिजली नहीं चमकती, उसी तरह जब वो तलवार चला रहा है तो वैसे ही झलकियां मिल रही हैं, वैसा ही दृश्य उपस्थित हो रहा है, जैसे मानो बिजली झट घट, बिजली चमक रही हो बादलों के बीच में, वैसा दृश्य उपस्थित हो रहा है। तो यहाँ पर अब इस कोटेशन का आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? एक तो आश्रयदाता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा है, ये इसके तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, ये युद्ध का सजीव और जीवंत क्या है? बिंब है, तो बिंब में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस कोटेशन का। और तीसरा, ये मनहु है शब्द, इस भावना व्यक्त की गई है उपमेय में उपमान की। तो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। उत्प्रेक्षा अलंकार तो है इस नजरिए से। उसके अलावा भी जिस तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है, तो अतिशयोक्ति अलंकार भी आप बोल सकते हैं। वैसे उत्प्रेक्षा अलंकार का यह बड़ा सटीक उदाहरण है। तो आप तीसरे तौर पर जो इस्तेमाल कर सकते हैं कोटेशन, वो उत्प्रेक्षा अलंकार के कोटेशन के रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए उदाहरण, जैसे विद्यापति किसके दरबारी कवि हैं? विद्यापति दरबारी कवि हैं राजा शिव सिंह के। राजा शिव सिंह कहाँ के राजा हैं? तिरहुत के राजा हैं। मैथिल इलाके का राजा ये तिरहुत, वो तिरहुत नरेश हैं। और उन्होंने विद्यापति को बड़ा दान और वो दिया, वैभव दिया, कई जागीरें दी, हाथी घोड़े सब प्रदान किए थे, बहुत सारे गांव प्रदान किए थे, तो उसका जिक्र मिलता है। तो वो आश्रयदाता कौन है? राजा शिव सिंह। तो उन्होंने आश्रयदाता की प्रशंसा में देखिए, जो विद्यापति पदावली लिखी है, उसमें जगह जगह पर छंद के बाद में किसका नाम आता है? राजा शिव सिंह। और उनकी पत्नी है लखमा देवी। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, इससे पहले ये पूरा छंद चला आ रहा, पद चला आ रहा। पद का मतलब होता है क्या? गीत। आधे काल में जैसे जैसे गीत कहते हैं, तो मध्यकाल में उसको या प्रारंभिक काल में उसको पद बोला जाता है। पुराने समय में पद बोला जाता है। जैसे कि आप पढ़ेंगे सूरदास के पद, उसी तरह विद्यापति के पद। और जो पदों का संग्रह है उसको बोला जाएगा पदावली। तो आप पदावली में देखेंगे, विद्यापति का पदावली में
राजा शिव सिंह है उनकी किस कदर प्रशंसा की गई है। जैसे कि देखिए, तो हर विरह दिन छन छन तनु छिन 14 कला समान, जो चंद्रमा कैसी तरह कला बदलता है, 14 कला बदलता है, या 14वीं का चांद जो होता है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। इसके पीछे जो छंद होगा उस जो पीछे लाइनें होंगी। अब देखिए, जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आश्रय दादा का नाम आ रहा है बार बार, कि भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखमा देई रमान। शिव सिंह कौन है? लखमा देई के हृदय पर निवास करते हैं, रमण करते हैं। वैसे शिव सिंह का इस पे जिक्र आ रहा बार बार। विद्यापति क्या कवि का नाम है। तो हर बार आप देखेंगे पद के अंत में अधिकांश जगह पर राजा शिव सिंह और अपनी पत्नी का नाम आएगा, राजा शिव सिंह और रानी लखमा देवी का नाम आएगा। या और भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि राजा शिव सिंह रूप नारायण लखमा देवी पति भाने। ऐसा बार बार जो उनके पद हैं उसके अंत में लिखा हुआ आता है, लिखा हुआ मिलता है। ऐसा आप देखेंगे। विद्यापति ने जो रचनाएं लिखी हैं, क्या लिखी है? कीर्तिलता। उसमें किसकी प्रशंसा है, किसका वर्णन है? राजा कीर्ति सिंह का वर्णन है। और जो कीर्तिपता का है रचना, उसमें किसका वर्णन है? उसमें राजा शिव सिंह की प्रशंसा में ये रचनाएं लिखी गई हैं। ये आप देखेंगे, पाएंगे। तो इस समय के साहित्य में क्या मिलता है? आश्रय दाता की प्रशंसा खूब मिलती है। अब हम अगली विशेषता देखते हैं, संवेदना का अगला बिंदु देखते हैं कि कवि क्या होते थे? कवि साथ में सैनिक भी हुआ करते थे। कवि साथ में सैनिक भी हुआ करते थे, इसलिए युद्ध में भी साथ जाते थे, युद्ध में भी राजा के साथ रहते थे। उस कारण से यह कवि युद्धों का बड़ा सजीव और सटीक वर्णन, जीवंत, सजीव और सटीक वर्णन करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये किसका वर्णन हो रहा है? ये पृथ्वीराज रासो में देखिएगा, ये चंद्रवंत राय ने युद्ध का वर्णन किया है कि थकी रहे सूर्य कौतक गगन, आसमान में सूर्य इतना देर हो गई युद्ध लड़ते लड़के, तो वो भी थक रहा है। थकी रहे सूर्य कौतक गगन, गगन मगन धरी सुनंदर। क्या हुआ? खून की धाराएं बह रही हैं। हाथी हरस वीर जग्गे हुलत हो रहे हो रंगी नवरत्वर। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को देखकर किस तरह से जो सैनिकों में जोश भरा था, वो पुनः दुगले उत्साह के साथ लड़ना आरंभ कर देते हैं, फिर से लड़ रहे हैं। तब भी वीर लगातार लगे हुए हैं, बराबर युद्ध में संलग्न है, जबकि कैसे कैसे उनकी नदियां उस समय बह रही हैं। इसका युद्धों का वर्णन किया गया है, ये मिलता है इस तरह। या और देखिए, ये ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि इसकी भाषा थोड़ा सा सरल है, इसी भाषा पुरानी ब्रज भाषा है, तो थोड़ा मुश्किल है। देखिए, जैसे ये वर्णन किसका है? आल्हा का है, या बोला जाता है इसको परमाल रासो। परमाल रासो किसने लिखा? परमाल रासो लिखा है जगनिक ने, जगनिक कवि का है परमाल रासो। परमाल कहाँ का राजा है? परमाल बुंदेलखंड का राजा है, इसकी राजधानी है महोबा, वहां का राजा है। तो उसका वर्णन देखिए, 7 कदम जब लश्कर रहेगा होने लगी शान की मार। तो दोनों तरफ से सेनाएं भिड़ रही हैं, लड़ रही हैं, तो जैसे जैसे दूरी का अंतर रहता है उसी तरह से शस्त्र चलते हैं। तो 7 कदम जब लश्कर रहेगा होने लगी शान की मार, तब फिर मार भई तीरों की, बांधे तीर गिरे सरदार, कदम कदम पर पैदल गिर गए। एक एक कदम पर क्या गिर गए? पैदल गिर गए घायल होकर। और दुई कदम गिरे असवार, कदम कदम पर पैदल गिर गए, दुई कदम गिरे असवार, 2 कदम पर घोड़सवार गिर पड़े घायल होकर। देखिए, उस समय का वर्णन, ये सांग मिलेगा, ये तीर मिलेंगे, जो समय का वर्णन है वो दिखाई पड़ेगा। अब देखिए आगे, इस समय के जो साहित्य में जो मूल प्रवृत्ति है साहित्य की, उसमें आप देखेंगे कि आम जनता एवं निम्न वर्ग की दशा का वर्णन नहीं मिलता है। मुख्य रूप जो प्रवृत्ति है उसमें वर्णन नहीं मिलता, थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है, बहुत कम मिलता है वर्णन। कहाँ कहाँ वर्णन मिलेगा आप देखेंगे, ये तो अमीर खुसरो के है, आपको थोड़ा सा वर्णन मिलेगा, अमीर खुसरो के यहाँ वर्णन मिलेगा। अमीर खुसरो में क्या लिखी है? सबसे ज्यादा एक तो लिखी है पहेलियां, और क्या लिखी है मुकरियां। पहेलियां लिखी हैं और मुकरियां लिखी हैं। पहेलियां और मुकरियां में फर्क क्या है? मुकरी और पहेली में, पहेली वो होती है जिसमें सिर्फ प्रश्न होता है,
उत्तर नहीं रहता, सिर्फ प्रश्न होता है, वो है पहेली। और जब छंद में प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी शामिल हो तो उसको कहते हैं मुकरी। मुकरी आप भारतेंदु युग में भी आप देखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारी मुकरियां लिखी हैं। अब ये कहाँ से, लेकिन देखेंगे शुरुआत उसकी देखेंगे अमीर खुसरो के यहाँ से। अमीर खुसरो ने उस समय बहुत सारी पहेलियां और मुकरियां लिखी थी। पहेलियों में जैसे कि आपने देखा होगा, एक बड़ी कॉमन पहेली है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये जो पहेली है इसमें कहीं उत्तर नहीं है, सिर्फ प्रश्न पूछा गया है कि एक ऐसा थाल है जिसमें मोती भरे हुए हैं और वो चारों तरफ घूम रहा था लेकिन उससे मोती नहीं गिर रहे हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, सबके सर के ऊपर है वो, चारों ओर वो थाल फिरे और मोती उससे एक ना गिरे। तो ये क्या पहेली है जिसका उत्तर क्या है? आकाश। आकाश में जो तारे हैं वो मोती हैं उसके, तो ये उसका उत्तर। तो इस तरह एक छंद में क्या मिलेगा? पहेली में सिर्फ प्रश्न मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन जो मुकरी है उसमें प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी संलग्न रहता है उसी छंद में। इसमें एक जो सखी होती है वो प्रश्न पूछती है, तो दूसरी सखी होती है वो उत्तर देती है, लेकिन फिर पहली सखी बोलती है कि उसका उत्तर ये नहीं है, इसका उत्तर ये है। जैसे कि उदाहरण को बोले कि सारी रैन मोरे संग जागा, ये मुकरी का उदाहरण है कि सारी रैन मोरे संग जागा, भोर भयो तब बिछुरन लागा, और वाके बिछुरत फाटे हिया। यहाँ तक क्या हुआ? पहली सहेली ने प्रश्न पूछा है, अब दूसरी सहेली उसका उत्तर देखी है कि जाके बिछुरत फाटे हिया। तो अब इसके बाद दूसरी सहेली बोलती है हे सखी साजन, यानी कि इसका उत्तर क्या है? साजन है। तब पहली सहेली बोलती है कि ना सखी दिया, इसका उत्तर साजन नहीं है, इसका उत्तर दिया है। सारी रैन मुरे संग जागा, भोर भयउ तब बिछुरन लागा, वाके बिछुरत फाटे हिया, हे सखी साजन ना सखी दिया। तो इस तरह की जो रचनाएं होंगी जिसमें कि प्रश्न भी शामिल है और उत्तर भी शामिल है, वैसे कहलाती है मुकरी, कहलाती हैं मुकरियाँ। तो अमीर खुसरो ने खूब मुकरियाँ लिखी हैं, खूब पहेलियाँ भी लिखी हैं कि ये पंडित प्यासा क्यों गधा उदासा क्यों, सब क्या पहेलियाँ हैं। ये लूटाना था, या पान क्यों सरा, घोड़ा क्यों हरा, फिर आना था, इस तरह की जो पहेलियाँ खूब मिलेंगी। तो ये एक स्वस्थ मनोरंजन है। क्या है? स्वस्थ मनोरंजन है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? आम जनता से जुड़ा हुआ है। आम जनता के जो दैनिक जीवन की चीजें हैं उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे साहित्य की प्रवृत्ति कम मिलती है, कम मात्रा में मिलता है ये साहित्य, कम मात्रा में लेकिन मौजूद है। या फिर आप देखेंगे कि जो विद्यापति पदावली है उसमें समाज के लोक जीवन का वर्णन मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन मिलता है। लोक जीवन का वर्णन क्या मिलता है? विद्यापति पदावली में भी आप देखेंगे कि लोक जीवन का वर्णन मिलेगा। राधा कृष्ण के प्रसंग है उनमें से आप देखेंगे कि लोक जीवन का वर्णन दिखाई पड़ता है, चाहे प्रकृति वर्णन हो, चाहे उस समय की परंपराएं हों, किस तरह से टूने टूट के अंधविश्वास है, कैसे कृष्ण वैद्य का रूप धर के जाते हैं, वैद्य का रूप धर के जाते हैं राधा का स्वास्थ्य देखने के लिए, वो सब चीज़ों का वर्णन दिखता है, बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। लेकिन मात्रा कम है। मूल प्रवृत्ति क्या है? जो मूल प्रवृत्ति है रचना की उसमें आम जनता और निम्न वर्ग की दशा का वर्णन कम मिलता है। मूल प्रवृत्ति में किसका वर्णन सबसे ज्यादा है? सबसे वर्णन तो दरबारी साहित्य का मिलेगा, दरबार का, राजा नवाबों का, राजा और सामंतों का वर्णन मिलेगा जो मूल प्रवृत्ति है। या फिर मिलेगा किसका? मठों का वर्णन मिलेगा। मठों में आप देखेंगे तो सिद्धनाथ का मिलेगा। जैनों का खूब वर्णन मिलता है, जो जैन साधु हैं उन्होंने भी अपने धर्म के लिए जितने धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं उसका वर्णन भी आपको खूब मिलेगा। और भी जैसे हिंदू धर्म के संबंधित भी वर्णन मिलता है, वो भी आप देखेंगे। ये मैंने अलग अलग इसलिए किया कि जो हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, आडंबर हैं, उनका विरोध किया है इन्होंने, सिद्धनाथों ने, इसलिए मैंने अलग अलग करके दिखाया है इसको, क्योंकि इनकी जो परंपराएं हैं, आडंबर है, उसका विरोध सिद्धनाथ परंपरा में दिखता है। तो इसका वर्णन आपको खूब मिलेगा। इसीलिए इसको बोल भी दिया जाता है कि ये साहित्य कैसा है? दरबारी साहित्य है या मठ का साहित्य है, आम जनता से कटा हुआ साहित्य है, ऐसा प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है। तो हाँ, ये है कि मूल प्रवृत्ति इसकी यही है, लेकिन जो सामाजिक तत्व भी मिलते हैं। विद्यापति के यहाँ देखेंगे, विद्यापति की रचनाओं में, जो कि हम विद्यापति के टॉपिक में पढ़ लेंगे, और अमीर खुसरो के यहाँ भी जो स्वस्थ मनोरंजन के रूप में या जनता का जो दैनिक चल रहा है उसमें जो स्थितियाँ या जो चीज़ें प्रयुक्त होती हैं उन सब का वर्णन खूब मिलता है अमीर खुसरो के साहित्य में भी। तो वहाँ हम प्रश्न लिखेंगे, ऐसा प्रश्न आ जाता है तो हम उसके विरोध में लिखते हैं कि नहीं, आम जनता से जुड़ा हुआ भी साहित्य है, ये मिलता है यहाँ। तो हमने देखा
ये प्रवृत्ति होगी। अब जो है अगली प्रवृत्ति देखते हैं। तो वीरता कैसी है? विवेकहीन वीरता है। हमने पहले भी चर्चा की कि यहाँ क्या है, मूंछों की लड़ाई है। किस किस तरह की लड़ाई होती है? जैसे ये देखिए, जाकी कन्या सुंदर देखी ता पर जाए धरी तलवार। जिसकी कन्या सुंदर देख ली, बस उसके यहाँ लड़ने के लिए पहुंच गए, उसकी कन्या का हरण करने के लिए पहुंच जा रहे हैं, विवाह करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग युद्ध करते रहते हैं, अपने शक्ति का क्षय करते रहते हैं। और उसी कारण जब बाहरी आक्रमणकारी आए तो इन्होंने उनके सामने टिक नहीं पाए लोग, इनको परास्त होना पड़ा उनके सामने। उसका कारण यही है। या ये देखिए मनोवृत्ति, देखिए कैसी मनोवृत्ति है कि 12 बरस लो कुकुर जीवें। ये किसका है? ये उसी का, आधा खंड का है, उसी की पंक्तियां है ये परमार रासो की, कि 12 बरस लो कुकुर जीवें। कुत्ता कितने दिन तक जीता है? 12 साल तक। और 13 लो जिए सियार। सियार कितने दिन तक जीता है? 13 साल तक। और बरस 18 क्षत्रिय जीवे। क्षत्रिय की उम्र क्या है? 18 साल है। 18 साल के बाद यदि वो युद्ध नहीं कर रहा है तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी मनोवृत्ति है, ये एटीट्यूड है उस समय के लोगों का कि बरस 18 क्षत्रिय जीवे। ये बरस है, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। इसके बाद भी अगर क्षत्रिय जी रहा है और वो युद्ध नहीं कर रहा है तो उसके जीवन को धिक्कार है। तो जब इस तरह की मानसिकता होगी तो क्या होगा? अनायास युद्ध होंगे, विवेकहीन युद्ध होंगे, जैसा कि उस समय होते थे, जैसा कि उस समय हम देखते हैं। विवेकहीन इसलिए बोला जा रहा है, विवेकपूर्ण तब होता है जब ये कैसी होती वीरता? राष्ट्र हित में होती है, या जो वंचित वर्ग है उसके लिए होती, वंचित वर्ग के हित में होती, या तो अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए होती, राष्ट्रीय योगदान के लिए होती, या वंचित वर्ग के हित में होती, तब माना जाता कि ये वीरता कैसी है? विवेकपूर्ण है। अन्यथा सिर्फ कन्या की सुंदरता को देख के जब वीरता आ रही है तो कैसी है? विवेकहीन वीरता है। या इस तरह की मानसिकता की वीरता की हमें झगड़ा ही करना है, लड़ना ही है जाके कहीं ना कहीं से, क्योंकि अब 18 वर्ष के हम हो गए हैं। तो इस तरह की जो वीरता है ये विवेकहीन वीरता है, इसका कोई औचित्य नहीं है। देखते हैं 5वां पॉइंट, संवेदना का। वीर गाथा तथा धर्म से संबंधित साहित्य की प्रमुखता मिलेगी। इस समय 2 ही तरह के साहित्यों की प्रमुखता मिलेगी, और भी तरह के साहित्य मिलेगा, लेकिन 2 ही तरह के ग्रंथों की प्रमुखता मिलेगी। एक तो वीर रस की प्रमुखता, एक शांत रस यानी धर्म से संबंधित। ये जो वीर गाथा वाले ग्रंथ हैं, रासो ग्रंथ हैं, रासो भी कई तरीके से लिखे गए, और दूसरा जो धर्म से संबंधित ग्रंथ है उनकी प्रमुखता मिलेगी, यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। जैसे रासो ग्रंथ देखिए, 3 प्रकार के रासो ग्रंथ मिलते हैं। आमतौर पर मोटे तौर पर 3 तरह से बांट लिया गया है। जैसे वीरता परक में पृथ्वी राज रासो हो गया चंद्रवर्दाई का, परमार रासो जगनिक का हो गया, और भी रासो ग्रंथ देखेंगे जैसे हमीर रासो, कुमार रासो, इस तरह के बहुत सारे रासो ग्रंथ मिलते हैं। इसी तरह श्रृंगार परक भी बहुत सारे रासो मिलते हैं। श्रृंगार परक में से अब्दुल रहमान का हो गया संदेश रासक, ये हो गया, या बीसल देव रासो आप देखेंगे, नरपति नाल्य का है बीसल देव रासो, ये भी श्रृंगार परक ग्रंथ है, देखेंगे। या धार्मिक के जो रासो हैं वो क्या है? भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदन वाला रास, या और देखेंगे आप उपदेश रसायन रास। ये जैन जो साधु हैं उनके द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा भी देखेंगे आप, जैसे ये तो रासो हो गए, रासो साहित्य भी। ये बोलने का मतलब ये है कि ऐसा पहले माना जाता था कि रासो साहित्य कैसे है? वीरता से संबंधित काव्य है, सिर्फ वीर गाथा से संबंधित काव्य है, ऐसा शुरुआत में समीक्षकों का मानना था। लेकिन जब जैसे जैसे अन्य ग्रंथों की खोज हुई तो ये उद्घाटन होता चला गया कि रासो काव्य में हर तरह की रस की प्रमुखता है, भिन्न भिन्न तरह के तत्व इसमें मिलते हैं। श्रृंगार परक भी है रासो, धार्मिक भी है रासो, और वीरता परक तो है ही। तो ये दिखाने की बात थी सिर्फ। अब उसी का जो उदाहरण देख रहे हैं हम, ये तो वीरता का प्रमुखता होगी या धर्म की प्रमुखता होगी। तो आप देखिए, जैसे ये उदाहरण है, वीरता को दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है कि एक जो सूरवीर है उसके क्या लक्षण है, ये देखिए यहाँ पर। ये उस समय के प्रतिमान है, ये उस समय का पैमाना है। हर युग का अपना अपना पैमाना होता है। तो ये उस समय के वीरता का पैमाना है कि कैसे लोग होने चाहिए, किस तरह के लोगों की कामना की जाती है। जैसे जिम्मू नग्यु, जिम्मू मतलब जन्म, उस आदमी का जन्म बेकार है, कोई उसका मतलब जन्म का कोई मतलब नहीं, औचित्य नहीं है, ऐसा आदमी का जन्म बेकार है। भटश्री खग नवदु, खग मतलब तलवार, खड्ग उसका एक फॉर्म है, खग तो मतलब तलवार, भटश्री सिर से तलवार, भग मतलब भग्न किया हो, तोड़ा ना हो।
ऐसे आदमी का जीवन व्यर्थ है जिसने युद्ध भूमि में किसी दुश्मन के सैनिक के सर पर तलवार ना तोड़ी हो। ऐसे आदमी का जीवन व्यर्थ है। आगे, तिखा तुड़ी नमाड़िया, तिखा मतलब तीखा तेज, तिखा तुड़ी मतलब घोड़ा, तिखा तो जिसने तेज घोड़े पर नियंत्रण ना किया हो, तेज घोड़े को नहीं मोड़ा हो, तेज घोड़े पर कमांड ना किए हो। तिखा तुड़ी रणमाड़िया, रण मतलब ना, तिखा तुड़ी रणमाड़िया गोरी गले न लगू, और गोरी के स्त्री के गले न लगा हो। ऐसे आदमी का जीवन व्यर्थ है। ये उस समय का पैमाना है, उस समय के प्रतिमान है। हर युग के अपने अपने प्रतिमान होते हैं, तो उस समय का ये प्रतिमान है। तो ये देखेंगे आप, ये याद करने में थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगी आपको कि पुरानी भाषा, पुरानी ब्रज भाषा है, इसलिए ऐसा दिखता है। तो ये हमने देखा, ये उदाहरण भी देख लिया हमने, इसका मतलब समझा दिया, इससे याद करने में थोड़ा सा आपको आसानी रहे। तो उस समय ये वीरता का पैमाना है, और इसी तरह की वीरतापूर्ण बातें आपको मिलेंगी, इसी तरह की वीरता आपको दिखाई पड़ेगी। इसलिए इसको विवेकहीन वीरता बोला गया है यहाँ पर समीक्षकों के द्वारा। अब हम देखते हैं आगे, शिल्प पक्ष देखते हैं। अभी हम लोगों ने जो उस समय का साहित्य है, आदिकालीन साहित्य है, उसका देखा, संवेदना पक्ष देखा। संवेदना पक्ष की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो मोटी मोटी प्रवृत्तियां, वो देखेंगे। इसके अलावा भी प्रवृत्तियां जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मूल प्रवृत्तियां हैं वो देखेंगे, देखी थी हमने। अब हम देखते हैं शिल्पगत विशेषताएं इसकी। जो शिल्पगत विशेषताएं हैं उसमें क्या है कि सबसे पहले देखते हैं भाषा शैली। उसकी भाषा शैली कैसी है? उस समय का जो साहित्य है उसकी भाषा क्या है? पुरानी हिंदी है। भाषा कैसी है? पुरानी हिंदी का समय है। इस पुरानी हिंदी में क्या होगा? पंजाबी, अरबी, फारसी, राजस्थानी, आभीरी, द्राविड़ी, अपभ्रंश, इनका भी प्रभाव मिलता है। पंजाबी का प्रभाव क्योंकि पंजाब उस सटा हुआ इलाका, दिल्ली के आसपास सटा हुआ इलाका है, तो उसके शब्द जो वहाँ के कवि होंगे तो कुछ पंजाबी शब्द मिलेंगे। अरबी फारसी क्योंकि तुर्का मरकारी आ गए हैं और इनका प्रभाव भी उत्तर भारत में लगभग फैल गया है, तो वहाँ से जो शब्द आए हैं तो अरबी फारसी के शब्द हैं, तो अरबी फारसी के भी शब्द मिलेंगे। राजस्थानी का भी प्रभाव मिलेगा, आभीरी का प्रभाव मिलेगा, द्रविड़ी का, द्रविड़ी तो दक्षिण भारतीय भाषा, उसका भी प्रभाव मिलेगा। अपभ्रंश का भी प्रभाव मिलेगा यहाँ पर। अपभ्रंश क्योंकि उससे पहले कौन सी भाषा चलती थी? पुरानी हिंदी से पहले अवट, अपभ्रंश, ये पुरानी भाषा है उससे, तो उनका प्रभाव स्वाभाविक रूप से दिखेगा। अधिकांश कवि अपभ्रंश भाषा को जानते होंगे उसमें। तो इन भाषाओं, इसी के लिए इसको क्या बोला गया है? बार बार कवियों द्वारा षड भाषा बोला गया है। जब आप पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे तो पृथ्वीराज रासो में भी चंद्रवरदाई ने अपनी भाषा को क्या कहा है? अपनी भाषा को षड भाषा कहा है। मतलब इसमें कई भाषाओं का मेल है, वो क्या है? वो इसी सब भाषाओं का मेल है। इसके अलावा जो उस समय की भाषा है, इस सब भाषाओं तो प्रभाव है ही है, इस सब भाषाओं की छोक लगी हुई है इसमें। इसके अलावा जो दो शैलियां हैं, कई बार लोग भूल से क्या इनको भी भाषाएं मान लेते हैं, बोलियां मान लेते हैं। डिंगल और पिंगल बोलियां नहीं है, भाषाएं नहीं है, ये क्या है? लिखने की शैलियां हैं। कैसे? डिंगल का मतलब जब युद्ध का वर्णन हो, ये डिंगल शैली, युद्ध का वर्णन हो या ओज का वर्णन हो, युद्ध का वर्णन हो या ओज का वर्णन हो, तो वहां पर क्या होगी? डिंगल शैली का प्रयोग होगा। जैसे ये देखिए जो हमने पढ़ा था, युद्ध का वर्णन है, उठिराज पथिराज बाग मनो वीर नट, कहत तेग मन बेग मनहु बीज झट घट। तो ये कैसे प्रयोग है? डिंगल शैली का प्रयोग है। और पिंगल शैली का प्रयोग आपको कहाँ मिलेगा? पिंगल शैली का प्रयोग वहां मिलेगा जहां श्रृंगार का वर्णन है। जहां पर श्रृंगार का वर्णन है वहां पर कैसा मिलेगा? पिंगल शैली का प्रयोग मिलेगा। इसको उदाहरण आगे हम पढ़ेंगे, वहां पर बता दूंगा। इसको उदाहरण आप कोटेशन में लिख सकते हैं। एक ही बार एक चीज को नहीं लिखा जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो जहां जहां श्रृंगार का वर्णन होगा तो वहां कैसी शैली होगी? पिंगल शैली होगी। और पृथ्वीराज की रासों की भाषा कैसी है? पृथ्वीराज रासों की भाषा पुरानी ब्रज भाषा है। और पुरानी ब्रज भाषा है इसलिए यह है कि सूर की ब्रज भाषा है उससे भिन्न है, उससे अलग है। इस भाषा में और किसके शब्दों की छोंक है? पंजाबी, अरबी, फारसी, राजस्थानी, आभीरी, द्राविड़ी, अपभ्रंश, इन भाषा के शब्द भी मिलते हैं। इन भाषाओं का प्रभाव है। आगे हम लोग देखते हैं। इसी तरह जो उसकी भाषा देखेंगे आप, विद्यापति पदावली की भाषा देखेंगे। विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति पदावली की भाषा है पुरानी मैथिली। विद्यापति पदावली की भाषा है पुरानी मैथिली मिलेगी, इसलिए वो बाकी मैथिली से थोड़ा सा भिन्न मिलती है, हल्की सी भिन्न मिलती है। तो ये सब आप देखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग। इस समय आदिकाल में तरह तरह के छंदों का प्रयोग मिलता है। जैसे ये देखिए, दोहा, सोरठा,
रोला, त्रोटक, तोमर, आर्या, छप्पय, आला। इसमें से कुछ छंदों का प्रयोग तो बाद में भी खूब मिलता है, जैसे छप्पय मिलेगा, आला छंद का खूब प्रयोग मिलेगा, दोहा का, सोठा का, और यहाँ पर चौपाई एक छंद छूट गया, चौपाई का। दोहा और चौपाई का प्रयोग तो बहुत आयात में मिलेगा। पूरे रामायण में आप देखेंगे कि दोहा और चौपाई की कड़वक बद्ध शैली का प्रयोग किया गया है। कड़वक बद्ध का मतलब है कि 5 या 7 दोहों के बाद, चौपाई के बाद 5 या 7 चौपाई के बाद फिर क्या होता है, दोहे का प्रयोग होता है, दोहा आता है। तो इस शैली को बोलते हैं कड़वक बद्ध शैली। तो उसका प्रयोग खूब मिलता है। जैसे कबीर ने भी दोहे बहुत लिखे हैं, तो दोहा का प्रयोग तो बहुत आयात से मिलता है। इसी तरह सोरठा, रोला, ये सब का प्रयोग मिलता है। चाटक छंद का प्रयोग खूब मिलेगा। इसका प्रयोग छप्पा है, खूब लिखा है रीतिकाल में कवियों ने। आला छंद का प्रयोग तो आधुनिक काल तक मिलता है। कमाई तक में आला छंद का प्रयोग देखेंगे आप। कामायनी में त्रोटक छंद का भी प्रयोग देखेंगे आप कई जगह पर। तो ये सब प्रयोग खूब मिलते हैं, बाद में भी खूब प्रयोग हुए ये सब छंद इसी काल में शुरुआत हुई है इन सब छंदों की। आप देखेंगे सभी प्रकार के रसों का प्रयोग, जो 9 रस होते हैं, 9 रस में सभी प्रकार के रसों का प्रयोग आपको जो इस समय की रचनाएं हैं उनमें दिखाई पड़ेगा। जैसे कि कवि ने खुद ही लिखा है, चंदू चंद्रवरदाई ने लिखा है, इसलिए चंदू नाम है। पीरासौ असंभु नवरस सरस, छंदु चंदु की अमीय सम, संगार, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग है, संगार जो मूल है वो दिखा दिए उसने, संगार, वीर, करुणा, विभस, भय, अद्भुत, संत सम। तो ये सब जो उसमें रसों का प्रयोग दिखाई पड़ता है पृथ्वीराज रासों में। इसका वर्णन ये किसने, चंद्रवरदाई कवि ने ये किया है। ये आप तो देखिए, पीरासौ असंभु नवरस सरस, नवरस है, सरस चंदु चंदु की अमीसम, संगार, वीर, करुणा, विवश, भय, अद्भुत, संत सम। इन सब रसों का प्रयोग मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग अलंकार, बिंब और उपमान योजना। उस समय के साहित्य की, उस समय के साहित्य में अलंकार का प्रयोग मिलेगा, आपको खूब मिलेगा। उपमान योजना क्या होती है? उपमान योजना होती है कि जब 2 व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उस साम्यता के गुणों के आधार पर। जिसकी तुलना की जानी है उसको बोला जाता है, जिसकी तुलना की जानी है उसको बोला जाता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उसको बोला जाता है उपमान। और इस योजना को कहते हैं उपमान योजना। और इसी के तहत फिर अलंकार आप पढ़ेंगे कि उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार होते हैं, उसमें क्या तुलना ही होती है। जब तुलना करने का ढंग अलग होगा तो अलंकार बदल जाएंगे। तो आप ये देखिए उपमान योजना का उदाहरण देखिए, कितना सुंदर उदाहरण है। हल हलय लता कथु मंदवाच, जब हल्की हल्की सी हवा चल रही है तो लता होती है, कोई बेल होती है, किस तरह से हिलती है, वही वर्णन किया गया है कि हल हलय लता कछु मंदवाच, नव वधु के लिभय कंप पाए। तो इस तरह से जो नई युवती की शादी हुई है, नव वधु है, वो किस तरह जो प्रथम मिलन है उससे पहले से थोड़ा सा लहरा रही है, हल्का हल्का जो सिहरन है, उसी का वर्णन किया गया है। तुलना किससे की गई है? इससे। जिस तरह बेल हल्की हल्की हवा चलने पर सिहरती है, उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। तो यहाँ गजब की क्या है, उपमान योजना है, अलंकार योजना है और बिंब योजना भी है। बिंब भी बड़ा अद्भुत है। तब आप इसका इस्तेमाल इन तीनों चीजों में कर सकते हैं। अलंकार पहले भी हम लोगों ने बताए थे, पहले भी डिस्कस किए थे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है वहां पर उत्तराज पृथ्वीराज में, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार था। दूसरा जो वहां पर मैं बताया था, मैं आगे बताऊंगा। ये कैसा उदाहरण है? ये पिंगल शैली का उदाहरण है। ये क्या है? पिंगल शैली का उदाहरण है। ये डिंगल शैली कहाँ होती है? जहाँ ओजपूर्ण वक्तव्य होता है, ओजपूर्ण वर्णन होता है। और पिंगल शैली वहाँ होती है जहाँ श्रृंगार का वर्णन होता है। तो ये किसका उदाहरण है? ये पिंगल शैली का भी उदाहरण है। तो एक ही उदाहरण से आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ आपको। आगे देखते हैं हम लोग। नाद सौंदर्य के लिए संस्कृत ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत ध्वनियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ध्वनि कैसी होती है? मधुर होती है। इनमें नाद सौंदर्य ज्यादा बेहतर होता है संस्कृत ध्वनियों में। इसलिए देखिए कि उसके लिए संस्कृत ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। जैसे भवक्कय भवक्कय बहाय रक्त धारम, जो स्त्री में जोड़ दिया गया इसमें। भवक्कय भवक्कय बहाय रक्त धारम, सनक्कय सनक्कय चले बाणहारम। किस तरह से बाण चल रहे हैं, किस तरह से खून की धारा बह रही है, घायलों के शरीर से रुधिर की धारा कैसे बह रही है, भव भटक के बह रही है। ये सनक के सन सन करके क्या चल रहे हैं, बाण कैसे चल रहे हैं, बाण जो चल रहे हैं, तीर जो कर रहे हैं, कैसे सन सन करके चल रहे हैं।
और रक्त की धारा, रुधिर की धारा कैसी बह रही है, भभक भभक के बह रही है। तो उसी का वर्णन है। नाद सौंदर्य का देखिए, भभक बाहर रक्त धारा में मामा ऐसे जोड़ दिया गया है ध्वनि के लिए। सनक के चले बाणहारम। आगे देखते हैं कथानक रूढ़ियों का प्रयोग। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग यहीं से आपको आरंभ देखिएगा। संस्कृत में भी मिलता है, लेकिन हिंदी साहित्य में आपको यहाँ से आरंभ मिलेगा। तरह तरह की कथानक रूढ़ियां हैं जो कि बाद के काल में भी प्रयुक्त होती रही हैं। भक्ति काल में भी आपको देखेंगे, रीति काल में भी आपको देखेंगे ये सब कथानक रूढ़ियां। जैसे सुख सुखी संवाद, षड ऋतु वर्णन, जो 6 ऋतुएं होती हैं कि ग्रीष्म वर्षा शरद ऋतु हिमगिरी शिशिर बसंत। 6 ऋतु होती हैं जो हमारा हिंदू कैलेंडर है या हिंदुस्तानी कैलेंडर आप देखेंगे। गर्मी, बरसात, सर्दी और हेमंत, शिशिर और बसंत। ग्रीष्म वर्षा शरद ऋतु हिमगिरी शिशिर बसंत, तो 6 ऋतु का वर्णन मिलता है। या 12 मासा, जो 12 महीने हैं, जो विक्रम संवत से जो कैलेंडर है, हिंदुस्तानी कैलेंडर है कि चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़। आप जब वो पढ़ेंगे, पद्मावत पढ़ेंगे, तो उसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, हर महीने का वर्णन इस तरह से मिलता है। तो देखेंगे तो सुख सुखी संवाद का, षड ऋतु वर्णन का, 12 मासा वर्णन का खूब मिलेगा। पद्मावत भी किस रूढ़ी पर आप देखेंगे, पद्मावत में क्या क्या मिलती है। एक तो वो क्या है ना, सुख, वही गुरु है, तोता गुरु है, सुख क्या है, गुरु है, तो वो भी एक कथानक रूढ़ी है, उसका वर्णन मिलेगा। उसके अलावा 12 मासा का वर्णन आप स्पष्ट रूप से उसमें पाएंगे। जो नागमती का विरह वर्णन है आपके पाठ्यक्रम में है। ये देखिए, ये पृथ्वीराज रासो है जो उसी में जो षड ऋतु वर्णन है उसका चर्चा देखिए कि षड ऋतु 12 मास गए हो, 6 ऋतु चली गई, 12 महीने चले गए, यानी एक पूरा साल चला गया। षड ऋतु 12 मास गए हो, तब आयो बसंत, और सो ऋतु चंद बताओ मोहि, पिया न भावे कंत। हे चंद कवि, चंद तुम मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा मौसम है, कौन सी ऋतु है जब प्रिया है पत्नी को पति पसंद नहीं आता। किस ऋतु में पत्नी पति से दूर रहना चाहती है, ऐसी ऋतु मुझे बताओ। ये पृथ्वीराज कह रहा है, चंद्रवरदायी कवि उसी से कह रहा है। तो यार इसमें जो मैंने बताया नहीं था, चारणकाव्य में विलासता दिखेगी या वीरता दिखेगी, 2 चीजें दिखती है चारणकाव्य में, या तो विलासिता और या फिर वीरता। तो ये किसका जिक्र हो रहा है, ये विलासिता का जिक्र है, आप देखेंगे उसका चर्चा है। अभी तक हमने आदिकाल का संवेदना पक्ष देखा, आदिकाल के साहित्य का संवेदना पक्ष देखा, शिल्प पक्ष देखा। अब हम कुछ जो अन्य प्रश्न उठ जाते हैं, कुछ चीजें जो छूट गई हैं उसको भी समाहित कर लेते हैं, समग्रता में इसको देख लेते हैं। आमतौर पर जब हम देखेंगे आदिकाल को पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह का साहित्य प्रमुखता से मिलता है। सबसे पहले जो दिखता है वो वीरगाथा साहित्य मिलता है। दूसरा जो मिलता है वो मिलता है क्या, वो मिलता है सिद्धनाथ साहित्य के रूप में दिखता है, ये देखेंगे आप। तीसरा जो किस्म है साहित्य की वो देखेंगे आप कैसा, धार्मिक साहित्य के रूप में देखेंगे। और चौथा जो किस्म देखेंगे आप वो कैसे होगा, तो जनता का साहित्य है, जन साहित्य है, जनता के ऊपर लिखा गया है, वैसा साहित्य आप देखेंगे, ऐसा समझता है। सबसे ज्यादा प्रबलता है वो किसके, वीरगाथा काल की है, और धार्मिक साहित्य की प्रबलता ज्यादा है। उसके बाद फिर आता है सिद्धनाथ साहित्य, और सबसे कम मात्रा में जो मिलता है वो है जनता का साहित्य। वीरगाथा में आप रासों ने कवियों को पढ़ा, पृथ्वीराज रासो या परमार रासो, हमीर रासो, खुमार रासो, वो सब रासो मिलेंगे आपको। सिद्धनाथ का जो साहित्य वो अधिकांश क्या है, मुक्तक साहित्य है। और ये कैसा साहित्य है, यह जो आडंबर है, धार्मिक आडंबर है, उनके विरोध में है साहित्य, सिद्धनाथ साहित्य। इस पर आप देखें किस किस का प्रभाव है, कुछ कुछ बौद्धों का प्रभाव है, कुछ कुछ शैव प्रभाव है। तो बौद्ध दर्शन के प्रभाव के कारण ये लोग आडंबर का विरोध करते हैं, ये चीज आप देखेंगे। नाथों में जो सिद्ध साहित्य है उसमें कुछ कुछ पंचमकार पद्धति मिलेगी, इसमें प्रवृत्ति का भी भाव है। हालांकि जो अंतिम उद्देश्य है वो निवृत्ति है, वो मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन नाथ में पूरी तरह से निवृत्ति का भाव मिलता है। तो सिद्धनाथ साहित्य ये है, ये जो इसकी मूल विशेषता है कि वो आडंबर का विरोध करता है। तीसरे में धार्मिक साहित्य मिलेंगे। धार्मिक में आप जो रास देखिए, उद्देश्य, रसायन रास, चंदन बाला रास, ये सब रास जो देखे जन साहित्य है वो खूब मात्रा में मिलता है।
जनता का साहित्य आप देखें, जनता के साहित्य में आपको मिलेंगी पहेलियां, जो अमीर खुसरो की पहेलियां हैं, मुकरियां मिलेंगी अमीर खुसरो की, या विद्यापति का जो विद्यापति पदावली है। विद्यापति ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, बहुत अधिकांश रचनाएं क्या है संस्कृत में मिलेंगी आपको। कुछ रचनाएं हैं जो कि आश्रयदाता की प्रशंसा में, कीर्तिलत का, कीर्तिपर्ता का, इस तरह की रचना है। इनकी जो एकमात्र रचना है विद्यापति पदावली, जो जनता के ऊपर है, जनता के लिए, वही उनकी प्रसिद्धि के आधार है। उनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि है इस विद्यापति पदावली की लेकर है, जो कि किसमें लिखी गई है, जनभाषा मैथिली में लिखी है, इसलिए वो इतनी लोकप्रिय है। तो इस तरह का 4 किस्म का साहित्य देखेंगे, इसमें पाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं इसकी। प्रश्न अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि आदिकाल हिंदी साहित्य का पूर्वज है, तब कैसे पूर्वज है ये देखना जरूरी है। पूर्वज का मतलब कि इस समय की जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, इस समय की जो प्रवृत्तियां हैं या इस समय की जो विशेषताएं हैं, वह बड़े रूप में बाद में मिलती हैं, बाद में विशाल रूप में मिलती हैं। बाद में मतलब इस समय जो छोटी छोटी धाराएं शुरू हुई हैं, बाद में वो विशाल नदी के रूप में परिवर्तित हो गई, ऐसा, इसी वजह से ये पूर्वज कहलाता है, ऐसा मानना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी प्रवृत्तियां, क्यों ऐसा कहा गया है। चलिए देखते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले तो क्या कौन सी प्रवृत्ति दिखती है इसमें, इस काल में जो भक्ति की प्रवृत्ति दिखती है विद्यापति में, कि भक्ति भी है और कुछ कुछ श्रृंगार भी मिल जाएगा आपको, भक्ति में से श्रृंगार। तो जो भक्ति की प्रवृत्ति है, जयदेव की परंपरा की भक्ति है, जो विद्यापति की यहाँ दिखती है। अब बाद में देखेंगे वही कृष्ण भक्ति आपको सूरदास में मिलेगी। तो जो कृष्ण भक्ति आपको दिखेगी विद्यापति के यहाँ, राधा कृष्ण की भक्ति, वो बाद में सूरदास के यहाँ दिखती है, और बाद में कहाँ दिखती है, रीतिकाल में भी वो भक्ति दिखाई पड़ती है। जो भक्ति में श्रृंगार मिला हुआ था वो भक्ति काल में तो नहीं, लेकिन रीति काल में स्पष्ट रूप से दिखता है। भक्ति काल में वो हल्का हल्का जीना आवरण के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये पहला बिंदु ये देखा हमने। इस हिसाब से आदिकाल भक्ति के हिसाब से कैसा पूर्वज है, क्योंकि भक्ति के जो बीज यहाँ बोए गए, जो बीज रूप में यहाँ भक्ति दिखाई पड़ती है विद्यापति के काव्य में, वो बाद में सूरदास यहाँ मिलती है, वही बाद में रीतिकाल में मिलती है। ये वहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा बिंदु हम देखेंगे भोगमूलक दहेज श्रृंगार। जो भोगमूलक दहेज श्रृंगार यहाँ पर रासो ग्रंथों में दिखता है, आप देखेंगे, आप पाएंगे रासों का भी मिलता है, वह बाद में कहाँ मिलता है, आप देखेंगे रीतिकाल में स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है। तो यहाँ पर बीज रूप में दिखता है, यहाँ पर पूरे वृक्ष के रूप में सामने आता है। तो भोगमूलक जो दहेज श्रृंगार है वह जो यहाँ पर रासो काव्यों में आपको दिखेगा, वह बाद में रीतिकाल में स्पष्ट रूप से सामने दिखता है। आगे देखते हैं हम कि इसका जब आप नाथ साहित्य पढ़ेंगे, सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे, तो सिद्ध नाथ साहित्य में क्या है, आडंबर विरोध स्पष्ट रूप से किया गया है। आडंबरों का विरोध स्पष्ट रूप से दिखता है। नाथ में आप देखेंगे तो माया का विरोध भी स्पष्ट रूप से दिखता है। ये कैसा निवृत्ति का मार्ग है, और यही चीज आप देखेंगे कहाँ दिखेगा, निर्गुण भक्ति धारा में यही चीज दिखाई पड़ती है। आगे चल के निर्गुण भक्ति धारा में यही चीज दिखेगी। कबीर के यहाँ यही चीज और भी खुल के और भी स्पष्ट रूप से क्या होता है, सामने आती है। इसी तरह जो सिद्धनाथ के यहाँ मिलेगा गुरु महिमा मिलेंगी, जो गुरु का महिमा मिलती है, गुरु का वर्णन दिखता है, गुरु का बड़प्पन दिखाया गया है, बड़ी प्रशंसा की गई है गुरु की, वो कहाँ दिखती है बाद में, वो भी निर्गुण भक्ति धारा में स्पष्ट रूप से मिलती है। बाद में तो यहाँ तक कहा कबीर ने कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ तक बात पहुंच जाती है। तो एक गुरु महीना की शुरुआत कहाँ दिखती है, यहीं पर सिद्धनाथ के साहित्य में दिखती है। यहाँ पर भी गुरु महीना बताते हुए बोला गया है कि जान के अजाड़ी होए बात तू ले पछाड़ी, और चेला होए दुए लाभ होएगा गुरु होए हानि। कि गुरु होने में हानि है, गुरु ज्यादा महान है क्योंकि वो हानि सहकर भी अपने शिष्य का लाभ पहुंचाता है, अपने शिष्य का पोषण करता है वो, इसलिए गुरु शिष्य से ज्यादा महान है। गुरु का बड़प्पन बताया गया है। इसी तरह जो निवृत्ति का मार्ग है इधर दिखता है आपको नाथ संप्रदाय में, वो बाद में कबीर के यहाँ दिखेगा, निर्गुण भक्ति में दिखेगा स्पष्ट रूप से। आगे हम देख लेते हैं। आगे स्वस्थ मनोरंजन की परंपरा जो किसके यहाँ दिखती है, खुसरो में मिलती है।
जो पहेली मुकरियों के भी माध्यम से या पदों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से आप देखेंगे यहाँ पर सत्य मनोरंजन की परंपरा कुमीर खुसरो के यहाँ। वो बाद में कहाँ देखेंगे जो रीति इतर काव्य है। कौन सा काव्य है? नीति काव्य है। इसमें कौन कौन से कवि शामिल देखेंगे? वृंद जैसे कवि मिलेंगे, गिरधर जैसे कवि मिलेंगे, इसमें दिखाई पड़ती है परंपरा। और आगे चल के क्या मिलेगी? भारतेंदु साहित्य में, क्योंकि भारतेंदु ने भी पहेली और मुकरियां खूब लिखी हैं, लेकिन उनका रूप बदल गया, उनका जो भाव भूमि है वो बदली हुई मिलेगी, ऐसा आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो बीज रूप में प्रवृत्ति दिखती है वो बाद में वृक्षक रूप में यहाँ सामने दिखती है, इसलिए इसको पूर्वज कहा गया है। अगला बिंदु है नारी वेदना का बिंदु, सामाजिक बिंदु है ये। नारी वेदना का जो बिंदु खुसरो के यहाँ दिखता है कि बाबुल काहे को बिहाए परदेश, भैया को दीन है महिला दो महिला, हमको भेजे परदेश से बाबुल मोरे। तो नारी वेदना इसमें दिखती है, जो स्त्री की दयनीय दशा दिखती है, वो आधुनिक काल में देखेंगे स्पष्ट रूप से। आधुनिक काल में चाहे वो नाटक हो भारतेंदु के, तो उसमें जगह जगह पर महिलाओं के लिए जो चाहे बाल विवाह हो, चाहे पर्दा प्रथा हो, सती प्रथा का विरोध हो, विधवा विवाह का समर्थन हो, तो नव जागरण के जितने बिंदु मिलते हैं वो सब देखेंगे किस तरह से यहाँ प्रेरित है। जिस तरह से नारी वेदना यहाँ मिलती है वो वहां पर भी आपको दिखाई पड़ेगी। आधुनिक काल में यह मुख्य रूप में सामने आती है, यह पाते हैं। अगला बिंदु है हिंदू मुस्लिम समन्वय। हिंदू मुस्लिम की समन्वय की जो बात आप करते हैं पद्मावत में देखते हैं कि कैसे एक मुस्लिम कवि ने एक भारतीय हिंदू राजा का पक्ष रखते हुए किस तरह से उस काव्य की रचना की है, किस तरह से गंगा जमनी संस्कृति को बढ़ावा दिया है, गंगा जमनी संस्कृति को बढ़ावा दिया है। तो इसकी शुरुआत आप कहाँ देखेंगे? यहाँ देखते हैं संदेश रासक में आप देखेंगे। संदेश रासक किसका लिखा हुआ है? संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, एक श्रृंगार परक रासु काव्य है, तो उसमें आप पाएंगे, उसमें आप देखेंगे। वही चीज बात में आपको कहाँ मिलती है? पद्मावत में दिखाई पड़ती है। और भी कवियों में बात के जो कवि हैं रसखान, रहीम, इस तरह के कवियों में आपको खूब मिलती है ये। तो इसका जो बिंदु है, ये बीज है, वो यही है। यहाँ पर आप देखेंगे आदिकाल में, यहाँ देखेंगे। अगला बिंदु हम लोग देख लेते हैं कविता और दरबार का संबंध। जब हम आदिकाल पढ़ते हैं तो अधिकांश कवि कैसे हैं? दरबारी हैं। दरबारी कवि होने के कारण वो चारण कवि हैं और इसलिए आश्रयदाता की खूब प्रशंसा करते हैं। तो यही रूप आपको बाद में कहाँ दिखेगा? रीतिकाल में भी दिखाई पड़ेगा। जैसा विद्यापति हो, अमीर खुसरो हो, चंद्रवरदाई हो, सबके सब कैसे कवि हैं? दरबारी कवि हैं। सब बाद में भी यही चीज आपको कहाँ दिखेगी? रीतिकाल में। रीतिकाल में चाहे बिहारी हो, चाहे केशव हो, चाहे पद्माकर हो, ये सब कैसे हैं? दरबारी कवि ही हैं। तो वो चीज आपको यहाँ पर और भी स्पष्ट रूप से और मुखर रूप में दिखाई पड़ेगी। इसलिए तो हमने पढ़ी है भी संवेदना का पक्ष। संवेदना के जो मुख्य बिंदु है बीच रूप में कैसे विद्यमान है आदिकाल में। अब देखते हैं हम शिल्प का पक्ष। शिल्प का पक्ष देखते हैं जैसे नए नए छंद कैसे दोहा, चौपाई या कड़वक बद्ध शैली इनकी कि 5 या 7 चौपाई के बाद दोहा आता है, तो एक शैली कहलाती है कड़वक बद्ध शैली। तो ये सब चीजें कहाँ मिलती हैं आपको? पहले से ये आदिकाल में विराजमान मिलती हैं, विद्यमान मिलती हैं। वहीं से ये बाद में और प्रचलित हो गई। भक्ति काल में, रीतिकाल में देखेंगे आप और अधिक प्रचलित जान पड़ती हैं और प्रचलित दिखाई पड़ती हैं, मिलती हैं। ये शैली आप देखेंगे यहाँ पर। तो नए नए छंद हो गए, दोहा, चौपाई, कड़वक बद्ध शैली, ये सब आपको मिलेंगे। ये सब कहाँ से दिखती है? इसकी शुरुआत कहाँ से मिलती है? इसकी शुरुआत आपको आदिकाल से ही दिखाई पड़ती है। इसकी शुरुआत आदिकाल से ही मिलती है आपको। इसी तरह देखेंगे हम अगला, ये जो नई नई भाषाएं जो कि मध्यकाल में है। मध्यकाल में कौन कौन शामिल है? मध्यकाल में भक्ति काल भी शामिल है और मध्यकाल में रीतिकाल भी शामिल है। तो जो ये सब भाषाएं हैं, जो ब्रज भाषा जो कि काव्य भाषा बन गई, राष्ट्रीय काव्य भाषा बन गई, ब्रज भाषा, अवधी और मैथिली, ये सब भाषाएं आप देखते हैं जो मध्यकाल में। तो कैसे आदिकाल में भी आप देखेंगे, आदिकाल में इनकी शुरुआत होती है।
क्या ब्रज भाषा पृथ्वीराज रासों की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासों की भाषा पुरानी ब्रज भाषा है। विद्यापति की भाषा क्या है? विद्यापति पदावली की भाषा पुरानी मैथिली है। तो उन्हीं का ऊपर इसका स्वरूप आप बाद में मध्यकाल में देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से ये सारी प्रवृत्तियां जो आदिकाल की हैं, बीज रूप में विद्यमान है आदिकाल में, बाद में वृक्ष के रूप में परवर्ती कालों में सामने आती हैं। ये शिल्पगत है, ये संवेदनागत है, और ये प्रवृत्तियां शिल्पगत प्रवृत्तियां हैं। तो अभी इसी वजह से, इन सब कारणों की वजह से ही आदिकाल को क्या बोला जाता है? आदिकाल को हिंदी साहित्य का पूर्वज बोला जाता है, क्योंकि उसमें जिन प्रवृत्तियों की शुरुआत हुई आदिकाल में, जिन प्रवृत्तियों की शुरुआत हुई, बाद में वही प्रवृत्तियां बड़े रूप में, वृक्ष के रूप में या नदी के रूप में बाद में विद्यमान दिखाई पड़ती हैं, बाद में प्रवाहित होती दिखाई पड़ती हैं। अब हम देखते हैं आगे। एक जो दूसरा प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है आदिकाल के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों से ना पूरा का पूरा आपका आदिकाल समाहित हो जाएगा, समग्रता से प्रश्न पूछने वाला देख पाता है, इसलिए ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आदिकाल में क्या है? परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां विद्यमान है, विराजमान है। परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां विद्यमान है आदिकाल में, इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कैसे कैसे प्रवृत्तियां विद्यमान है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जरा। जैसे यहाँ पर एक तरफ क्या मिलेगी? वीरता मिलेगी, दूसरी तरफ क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। एक तरफ यहाँ के काव्य में वीरता प्रधान वर्णन मिलेंगे, तो दूसरी तरफ शांति के भी वर्णन मिलेंगे। जैसे जो रासो काव्य है, चरण काव्य हम देखेंगे, क्या पृथ्वीराज रासो है, सब में कैसे है? वीरता प्रधान है। तो वहीं जो जैन साधुओं के काव्य हैं वो कैसे हैं? वो शांति के काव्य हैं, तो देखेंगे शांति काव्य आपको मिलेगा। तो एक तरफ वीरता का साहित्य मिलेगा, दूसरी तरफ शांति का भी साहित्य मिलेगा, विद्यमान दिखेगा। या दूसरा देखिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों साथ साथ दिखेगा। जो रासो काव्यों में जिनके लिए लिखा गया, जो वीर हैं उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है? दो ही चीजें महत्वपूर्ण है। सामंत है, सामंत लोग हैं, उनके लिए दो ही चीज महत्वपूर्ण है, तो वीरता या तो विलास। या तो वीरता महत्वपूर्ण है उनके लिए, या तो क्या महत्वपूर्ण है? विलास महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप पाएंगे कि रासो काव्यों में किसकी प्रवृत्ति ज्यादा मिलेगी, किसकी मात्रा ज्यादा मिलेगी? प्रवृत्ति की मात्रा मिलेगी। तो रासो काव्यों में प्रवृत्ति की मात्रा खूब दिखाई पड़ती है, आप देखेंगे। दूसरी तरफ वहां जैसे ही आप पाएंगे नाथ साहित्य पढ़ेंगे, नाथ साधुओं का जो साहित्य पढ़ेंगे, तो वो पूरी तरह से कैसा है? निवृत्ति का साहित्य है। तो उसमें क्या कहा गया है कि 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतर बसई भंडारा। वो स्पष्ट रूप से किसका विरोध करते हैं? माया का स्पष्ट रूप से विरोध करते हैं। पूरी तरह से माया के रूप में नारी का भी एक तरह से विरोध करते हैं वो। और उनके यहाँ क्या है? उनके यहाँ निवृत्ति का ही महत्व है, वो निवृत्ति मूलक है वो लोग। तो एक तरफ जहाँ प्रवृत्ति देखेगी रासो साहित्य में, विलासता में आप देखेंगे, तो दूसरी तरफ क्या दिखेगा आपको? निवृत्ति भी दिखाई पड़ता है, निवृत्ति का साहित्य भी है ये। तो दोनों चीजें साथ साथ दिखाई पड़ती हैं। एक तरफ कैसा है साहित्य जो आदिकाल का है, वो भोग मूलक है, दैहिक श्रृंगार मिलता है, दैहिक श्रृंगार मिलता है। आप जहाँ जहाँ जो राजा हैं उनका श्रृंगार को वर्णन करेंगे तो कैसा मिलेगा? दैहिक श्रृंगार मिलेगा, भोग मूलक श्रृंगार है। और दूसरी तरफ क्या है? स्वस्थ मनोरंजन दिखेगा आपको। यहाँ तक कि जब आप पदावली पढ़ेंगे ना, उसमें भी श्रृंगार कैसा? दैहिक है। इसलिए बहुत सारे समीक्षकों ने उसको क्या कहा? बहुत सारे समीक्षकों ने से अश्लीलता से भरे पद कह दिया है। कई जगह को आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा, विद्यापति में और चर्चा करेंगे इसकी। तो दैहिक श्रृंगार है। दूसरी तरफ कैसा है? स्वस्थ मनोरंजन मिलता है। स्वस्थ मनोरंजन आपको कहाँ मिलेगा? स्वस्थ मनोरंजन मिलेगा अमीर खुसरो के यहाँ। अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं, जो मुकरियां हैं, वहां मिलेगा। श्याम बदन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, और दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। तो एक तरह से आप देखेंगे इस तरह की खूब गीत मिलेंगे। यारी की पहेली है एक तरह से जो मैंने बोली अभी। तो इस तरह का स्वस्थ मनोरंजन आपको खूब दिखाई पड़ता है अमीर खुसरो के यहाँ। तो एक तरफ से दैहिक श्रृंगार मिलेगा, भोग मूलक श्रृंगार मिलेगा,
दूसरी तरफ से क्या मिलता है, स्वास्थ्य मनोरंजन दिखाई पड़ता है। ये आप देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला बिंदु देखते हैं, नारी वेदना बनाम स्थूल श्रृंगार। एक तरफ तो नारी वेदना मिलेगी, आप अमीर खुसरो का काव्य पढ़ेंगे तो बाबुल काहे को बिहाए परदेश, तो इस तरह का जो वर्णन मिलेगा तो नारी वेदना के स्वर उसमें देखते हैं। दूसरी तरफ स्थूल श्रृंगार मिलेगा जो अभी हमने यहाँ पर चर्चा की। तो वही एक तरफ नारी वेदना मिलती है, दूसरी तरफ स्थूल श्रृंगार मिलता है। दोनों परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां ये उपस्थित हैं। स्थूल श्रृंगार वही मैंने जो बताया है कि विलासिता का जो वर्णन है राजाओं की, सो ऋतु चंद्र बताओ मोहे पिया न भावे कंद, षड ऋतु 12 मास गयो तब आयो बसंत। ये तो वो प्रवृत्ति है, वो दृष्टिकोण है जो श्रृंगार का दृष्टिकोण है। और दूसरा पर है नारी वेदना के स्वर भी इसमें दिखाई पड़ते हैं। अब देखते हैं श्रृंगार बनाम भक्ति। इसमें श्रृंगार भी मिलता है और भक्ति भी मिलती है। श्रृंगार और भक्ति परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां मानी गई हैं। क्यों? क्योंकि श्रृंगार क्या है, प्रवृत्ति का सूचक है। अब भक्ति क्या होती है, निवृत्ति का मार्ग मानी जाती है। एक तरह से इन सब से मुक्ति का मार्ग मानी जाती है। भक्ति किसका मार्ग है, शारीरिक रति है, जो शारीरिक साधन है, जो शारीरिक वासनाएं हैं उससे मुक्ति का मार्ग मानी जाती है, मुक्ति मानी जाती है, वो है भक्ति। भक्ति का मार्ग ऐसा है। और श्रृंगार कैसा है, रति का मार्ग है, शारीरिक वासनाओं में लिप्त रहने का मार्ग है, लिप्ति का मार्ग है ये। तो दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं ये दोनों, आप देखेंगे। और यहाँ पर दोनों ही मौजूद दिखती हैं, एक तरफ श्रृंगार दिखेगा और एक तरफ भक्ति दिखेगी। अब बहुत सी रचनाएं ऐसी पढ़ेंगे जिसमें भक्ति भाव स्पष्ट रूप से दिखेगा। यहाँ तक कि अब एक ही कवि की रचनाएं पढ़ेंगे उसमें दोनों देखेंगे। विद्यापति आप पढ़ेंगे तो श्रृंगार वाला पद भी मिलेंगे और भक्ति वाले पद भी आपको दिखाई पड़ेंगे, एक साथ ही दिखेंगे। तो ये चीज आप देखेंगे, भक्ति वाले पद भी दिखेंगे और श्रृंगार वाले पद भी दिखाई पड़ेंगे। या आप वो देखिए, तो जैन साधुओं की रचनाएं हमने पढ़ी, वो कैसी हैं, भक्ति की हैं। और श्रृंगार वाली आप विलासिता का वर्णन पढ़िए राजाओं का, वो देख सकते हैं। ऐसे भी देख सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से आप इसको देख सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं इसका। धर्म के आडंबर, धर्म के विभिन्न आडंबर बनाम आडंबर विरोध, ये भी साथ साथ ही दिखाई पड़ता है। जो उससे संबंधित रचनाएं, धार्मिक रचनाएं, चाहे वो जैन हो या हिंदुओं की रचनाएं पढ़ेंगे आप, तो उनमें क्या मिलता है, विभिन्न तरह के कर्म कांड मिलेंगे आपको, कर्म कांड दिखाई पड़ेंगे धार्मिक रचनाओं में। या उसमें भी आप देखेंगे, जब रासो ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें भी विभिन्न तरह के कर्म कांड दिखाई पड़ेंगे, पुरानी पुरानी परंपराएं दिखाई पड़ेंगी। वहीं जब आप नाथ और सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे, सिद्धनाथ साहित्य पढ़ेंगे, तो दिखाई पड़ेगा क्या, आडंबर विरोध स्पष्ट रूप से मिलता है। स्पष्ट रूप से वहां पर आडंबर विरोध मिलता है, वहां पर निवृत्ति की बात होती है, वहां पर हठ योग की बात होती है। तो ये दोनों ही चीजें देखेंगे, एक ही युग में दोनों ही चीजें साथ साथ दिखाई पड़ती हैं, समानांतर रूप में दिखाई पड़ती हैं। धर्म का आडंबर युक्त रूप और आडंबर विरोध, दोनों चीजें साथ साथ मिलेंगी आपको। आगे देखते हैं अगला बिंदु, प्रबंध बनाम मुक्तक। शिल्प का पक्ष है कि इसमें दोनों ही तरह की रचनाएं मिलती हैं। प्रबंधात्मक रचनाएं भी मिलेंगी आपको और मुक्तक रचनाएं भी मिलेंगी। जैसे कि सिद्धनाथों ने अक्सर रचनाएं क्या की हैं, मुक्तक रचनाएं की हैं, लेकिन जितने रासो ग्रंथ मिलेंगे वो कहते हैं प्रबंधात्मक हैं, प्रबंध रचनाएं हैं वो। तो दोनों ही तरह की रचनाएं आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। तो इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं। तो हमने आदिकाल का नामकरण पढ़ लिया, क्या क्या नाम हुए, क्या क्या लोगों ने नाम दिए और क्यों नाम दिए, वो पढ़ा था हमने शुरुआत में ही। फिर हमने देखा तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी आदिकाल के समय की, उन परिस्थितियों में कैसा कैसा प्रभाव पड़ा ये हमने देखा। फिर देखा हमने संवेदना पक्ष आदिकाल के साहित्य का, उसकी विशेषताएं हमने देख ली, मूल प्रवृत्तियां देख ली, गौड़ प्रवृत्तियां भी हमने देखी। उसके बाद देखा हमने शिल्प पक्ष देखा इसका। शिल्प पक्ष के बाद जो दो क्वेश्चन मैंने देखे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कि आदिकाल को हिंदी साहित्य का पूर्वज क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं कि वहां पर जो बात की प्रवृत्ति काल की जो प्रवृत्तियां हैं वो सब की सब बीज रूप में वहां पर विद्यमान मिलती हैं, इसलिए उसको आदिकाल को हिंदी साहित्य का पूर्वज कहा जाता है। दूसरी बात कि आदिकाल में परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां एक साथ दिखाई पड़ती हैं, ये प्रश्न अभी हमने डिस्कस किया। अब ये भी हमने चर्चा की इस प्रश्न की कि कैसे परस्पर जो विरोधी लगने वाली प्रवृत्तियां हैं वो साथ साथ एक साथ उस समय मौजूद हैं। तो इस तरह से हमने ये अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया है आदिकाल का।
अब इसमें जो और भी कुछ कुछ टॉपिक हैं, जैसे विद्यापति एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम अलग से देखेंगे। पदव्याजात हम अलग से देख लेंगे। इस तरह हम देखेंगे अलग अलग टॉपिक्स को भी जो महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पर आदिकाल के जो टॉपिक पूरा होता है तो उसे यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। नए वीडियो में हम नया विषय लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।